सवाल है, आखिरकार केजरीवाल ने इन सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए? साथ ही क्या कांग्रेस की बैसाखी पर सरकार चलेगी और कितने दिन चलेगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता सुधांशु मित्तल हैं, हमारे साथ कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अमृता धवन जी हैं, हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के रह चुके हैं उमेश सहगल साहब है, जाना माना नाम है दिल्ली के ब्यूरोक्रेटिक और देश के ब्यूरोक्रेटिक सर्कल के, और साथ ही साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी हैं। अमृता, मैं पहले एक लेटर आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ये लिखी है सोनिया गांधी जी को चिट्ठी, और इसमें लिखा है, आम आदमी पार्टी का जन्म बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों की भ्रष्ट आपराधिक राजनीति के कारण हुआ है। जब देश का आम आदमी भ्रष्टाचार से करा उठा है और इस देश के आम लोगों को खुद ने पार्टी बनाई है और आवाज उठाने का निश्चय किया है, ऐसे में आम आदमी पार्टी कांग्रेस जैसी पार्टियों का साथ कैसे मिल सकती है? तो केजरीवाल ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, ये लेटर है मेरे पास, सोनिया जी को लिखा है आप भ्रष्ट हैं। और साथ ही साथ जब शकील अहमद ने जवाब दिया तब आपने नहीं लिखा कि नहीं हम भ्रष्ट नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई हम आज से नहीं लड़ रहे हैं। आप ये लोग बात तो अभी कुछ सालों से पहले की बात करें। अमृता जी, देखिए, उनकी आधिकारिकता हो सकती है, अमृता जी, मैं तो सोनिया जी को उन्होंने लिखा है कि आपकी पार्टी भ्रष्ट है। आप मेरी बात नहीं समझ रही हैं। सोनिया जी को उन्होंने लिखा है कि आपकी पार्टी भ्रष्ट है। देखिए, आपकी पार्टी उनको जवाब देती है और कहीं ये नहीं लिखती कि हम भ्रष्ट नहीं है। उनके लिखने से हम भ्रष्ट नहीं हो जाते हैं। देखिए, हमने कहा ना कि हमें कोई इसको सर्टिफाई करने की जरूरत नहीं कि हम भ्रष्ट नहीं है। देश की जनता जानती है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी ने सबसे पहले लड़ाई लड़ी तो वो कांग्रेस पार्टी थी। अगर सूचना का अधिकार, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का अधिकार किसी ने दिया तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया है। जन जन को बताने की जरूरत नहीं है। अमृता, आम आदमी बात नहीं समझ रही है। चाहती थी कि वो अपने एजेंडा के ऊपर सरकार बनाए। अमृता, अगर मैं आपको पत्र लिखूं और मैं उसमें लिखूं कि आपकी बात बहुत अच्छे से समझ रही दीपक जी, पूरा सम्मान के साथ मैं कहना चाहता हूं, मगर मैं आपको पत्र लिखूं, मैं आपके साथ पॉलिटिकल अलायंस करना चाहता हूं, मैं आपके साथ सरकार चलाना चाहता हूं, और उस पत्र में पहली लाइन लिखूं यूं तो आप भ्रष्ट हैं, तो आपका जवाब क्या आएगा कि नहीं मैं भ्रष्ट हूं? आप एक अंतर देखिए। अंतर यह है कि जब इन्होंने ये लेटर लिखा था तब इनकी लैंग्वेज अलग थी। आज जब इस सदन के अंदर सदन के नेता बनकर बैठे थे तो आज इनकी लैंग्वेज अलग थी। कहीं ना कहीं जब आप धीरे धीरे स्टेपिंग स्टोन पे चढ़ते हैं और कहीं ना कहीं जब कदम आगे बढ़ाते हैं तो आपको अपने अंदर सहनशीलता, संवेदनशीलता और आपको अपनी व्यवहारिकता बढ़ानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है उनकी राजनीति की शुरुआती मेच्योरिटी हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जानती हूँ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई सबसे पहले किसी ने लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। सुधांशु मित्तल जी, यद्यपि आप भ्रष्ट हैं, भ्रष्ट तो आप भी थे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। ऐसा है, पहले तो मैं बड़ी दयनीय स्थिति में कांग्रेस को पा रहा हूं आज, और उसके विषय में कुछ कहना चाहता हूं मैं। अमृता मुस्कुरा रही है सुन के। बड़ी विडंबना देखिए कि कांग्रेस समर्थन दे रही है। वो कह रहा है कि इन्होंने समर्थन मांगा तो नहीं है, लेकिन देखिए हम जो है हम समर्थन जरूर देंगे ना। सुधांशु मित्तल जी अपने आप को भ्रष्टाचारी सुन के बहुत मुस्कुरा रहे हैं। अमिता जी, मैं आप जब बोलेंगे बीच में नहीं बोलता हूं, क्योंकि मेरा मानना है शिष्टाचार ये कहता है और सभ्यता ये कहती है कि हमें इसको परिचर्चा को सार्थक बनाने के लिए एक दूसरे को इतनी मोहलत जरूर देनी चाहिए कि उसके बीच में ना बोले। तो आगे नहीं, बिल्कुल आप बोलिए। जो समर्थन दे रहा है वो कह रहा है देखिए इन्होंने हमसे समर्थन नहीं मांगा, लेकिन अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम तो समर्थन देंगे भाई, हम तो समर्थन देंगे। दूसरी विडंबना देखिए, जो समर्थन ले रहा है वो क्या कह रहा है, अरे ये चोर है चोर, और हमने इनसे समर्थन भी नहीं मांगा है, लेकिन ठीक है दे रहे। हमने समर्थन नहीं मांगा, हमने कोई गठबंधन नहीं करा, हमने बातचीत तक नहीं करी इनसे, हमारा कोई लेना देना नहीं इनसे, और हम तो इनके बैंड बजाएंगे। तो दयनीय स्थिति इसको कहते हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई अपना शिष्टाचार खो दे, भाषा और नियत दोनों में इतना आक्रोशित आपके प्रति हो कि आपको गली के और चौराहे पे जो है वो आपको असम्मानित कर रहा हो, तो हर एक आदमी का आत्मसम्मान जाग जाता है।
वो कहता है भाई सारी चीजें ठीक है, अगर लेकिन मुझे इस तरह जलील करना है, आपको इस तरह आपको मेरे आत्मसम्मान पे चोट पहुंचानी है, तो जयराम जी की थी। लेकिन यहां तो मजबूरी है। क्यों मजबूरी क्या है? मोदी जी का भय इनके मानसिकता में और इनके चिंतन में, जहन में इतना ज्यादा है कि उनको लगता है हाँ एक हमें हथियार मिल गया, शायद यही कुछ कर लेंगे, शायद यही कुछ कर लेंगे। तो प्याज भी खाएंगे हम, छिलके भी खाएंगे, या मैं तो कहता हूं प्याज भी खाएंगे, छिलके क्या है, जूते भी खाएंगे हम सुनते रहेंगे, हम सितम तेरे हंस हंस के सहे जाएंगे, तू खुदा है तुझे हर बात आप रवाएं किस तरीके यारो। की भाषा का तो जो प्रयोग है, कर रहे हैं? आप आदमी पार्टी के लिए कह रहे हैं। शिष्टाचार की बात करने वाले खुद ऐसी बात कर रहे हैं। मैंने तो क्या कहा? फ्रस्ट्रेशन तो आपकी पार्टी में दिख रहा है। सिंगल लार्जेस्ट इसमें पार्टी अपशिष्ट होने क्या के है, ये और बावजूद बता भी दीजिए। आप सरकार बनाने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप असलियत में तो कहाँ दिख रहा है शिष्टाचार? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब मैं बता दूं, अब मैं बोल दूं, खुद देखिए, बनाएंगे नहीं, ये दूसरे सब क्या को उम्मीद बनाने कर नहीं रहे थे? देंगे। और अगर कोई भाजपा जो दिल्ली है, की आइए जनता तो को शायद हमारे गवर्नेंस पास देना चाहता शायद- है और उसको नहीं, समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, तो उसमें भी शायद आपको हमारे समस्या है। पास बड़े-बड़े आप बैग चाहते आएंगे। क्या है, पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए। ये सारे आप क्या चाहते हैं? ये सारे लोग ये सोच रहे थे कि शायद बड़े बड़े बैग आएंगे, लेकिन हमने बैग नहीं दिए। ऐसा नहीं कि मंडी में माल नहीं था, लेकिन जनाब हम खरीदार नहीं थे। क्यों? क्योंकि हमें तो आप मान अमनियत लीजिए के साथ कि तो आप ये राजनीति मान नहीं लीजिए कि करनी जिस है। जोड़ तोड़ की हमें राजनीति कोई के ऐसा ऊपर काम आपने नहीं करना। कसम खाई है, तो जब मैडम, 2014 आप का बोलिए, अच्छा लोकसभा ठीक है, अब चुनाव आप बोलिए, होगा, मैं चुप हूं। तो आप अब एनडीए आप बोल के दीजिए, मैं चुप हिसाब हूं। जब से आप कभी चुप भी हो, आप जब गवर्नमेंट चुप हो बनाने जाए की तो बोलूंगा कोशिश मैं। नहीं करेंगे, क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट अगर आप बनाएंगे एनडीए के लीडरशिप के अंडर, तो जोड़ तोड़ तो आपको करना पड़ेगा। तो आप कहिए कि अगर आपको नंबर्स नहीं मिलेंगे तो आप कोई जोड़ तोड़ नहीं करेंगे और एनडीए अनैतिक काम आपको मुबारक, हम नहीं करेंगे। जोड़ तोड़ की राजनीति दिल्ली में नहीं करना चाहते, लेकिन 2014 में आप लोग जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए तैयार हैं। अच्छा अमृता, एक सवाल आपसे। बिल्कुल नहीं तैयार है। अब आप बोल रहे तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। बिल्कुल नहीं तैयार है। अगर जनादेश नहीं मिला, लोगों का समर्थन नहीं मिला, तो बिल्कुल नहीं करेंगे। कोई खरीद फरोख्त करके हमें सरकार नहीं बनानी है। ये आप ढिंडोरा पिटवाना चाहती तो वो भी सुन लीजिए। आपको ये कल्चर मुबारक हो, हमें नहीं। और आप ही को ये मुबारक हो जिस तरह आपके साथ व्यवहार हो रहा है, हमें नहीं। था तब आपने अब खरीद प्रश्न फरोख्त आता किया है था। आम आदमी पार्टी पे। मुझे तो लग रहा है कि इस मामले में आप ही ने करा था। आप ही के लोग अरविंद जेल में गए, केजरीवाल खरीद के फरोख्त जाल में। में कांग्रेस और हमने कभी नहीं बीजेपी करा। दोनों फंस गई है। लग रहा है आपको राज बिहारी? कांग्रेस के पास सुशांत होने जी के लिए राज कुछ था बिहारी नहीं। जी को सुन लेते हैं, उनका एक अलग एनालिसिस है, आपको पसंद आएगा। मुझे आपको लग विश्लेषण मुझे बहुत लग रहा पसंद है फिर मैं कि- साइकिल साहब कि- के बाद चलूंगा। मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के ने जो अपना जाल बिछाया वो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ, उसमें दोनों फंस गए हैं, बुरी तरह से फंस गए हैं। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना समर्थन दे दिया। बीजेपी के नेता अब ये मान रहे हैं कि जो काम अरविंद केजरीवाल ने 4-5 दिन में कर दिया, अगर हम 7 दिन सरकार भी चलाते तो हम भी कुछ करके दिखा सकते थे। पर उनके नेताओं को ये लग रहा था कि ये सरकार सरकार नहीं बनाएगा। ये इनको लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल ना समर्थन मांग रहा है ना समर्थन दे रहा है, तो सरकार नहीं बनाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल इतने बिल्कुल एकदम चालाक नेता निकले कि वो सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, सरकार नहीं बनाएंगे, और सरकार बना बैठे और उन्होंने सरकार आज बहुमत भी साबित कर दी। अब कांग्रेस में बेचैनी ये है कि उससे समर्थन कैसे वापस लेगी। बीजेपी में यह है कि उनको किस तरह से घेरा जाएगा। अब सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल क्या क्या करते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो समर्थन देते सुन लीजिए अमृता जी, सुन लीजिए पहले कि अरविंद केजरीवाल के सामने समस्या जो है, जिस पर शायद कांग्रेस की नजर लगी हुई है, वो कह रही है हम केजरीवाल को एक्सपोज करना चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल अगर एक्सपोज नहीं हुए, क्योंकि वादे हैं, वादे आप भी करते रहे, वादे वो भी कर रहे हैं, नहीं पूरे हुए लोकसभा चुनाव तक, उनका भी खेल लोकसभा नहीं, चुनाव वो तक तो पहले है। बोल चुके हैं कि ये जो हमारा मैनिफेस्टो है 5 साल के लिए है, अगर 5 महीने में पूरा नहीं हुआ तो वो बोलेंगे हमको 5 साल का टाइम नहीं दिया उन्होंने। राज बिहारी, ये तो एक्सक्यूज निकाल चुके हैं वो। नहीं, उनका कहना जो है कि आज जैसे, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने तेवर नहीं दिखाए, उन्होंने तेवर नहीं दिखाए। ये जरूर है कि उन्होंने कांग्रेस पर हल्ला नहीं बोला, उन्होंने जरूर है बीजेपी हल्ला नहीं बोला, लेकिन उन्होंने विधानसभा के अंदर जो अपना भाषण दिया है, जो मुद्दे रखे हैं, वो भाषण ऐसे दिया है, वो विधानसभा से ज्यादा ऐसा लग रहा है किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। ये जरूर उन्होंने कहा कि हमको इन मुद्दों पे, हमको इन जो उन्होंने मुद्दे पड़े हैं, उनको उन मुद्दों पे जो विधायक है उनका सहयोग चाहिए, पूरा करने के लिए सहयोग चाहिए। पर उन्होंने जो भाषण दिया, उन्होंने एक तरह से देश की जनता को अपना संबोधित किया, और सारे टीवी चैनल, पूरा देश उनको आज वो देख रहा था। अपने मामले में
क्योंकि उनको जहां तक अपनी बात पहुंचानी थी उस मामले में तो वो एकदम सफल साबित हो गए हैं। रहा वायदे पूरे करने के बाद में, अब वायदे ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि वायदे शायद कोई नहीं पूर्ण, बिजली का जो आधा बिल 50% बिल बात करने की बात करें वो नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है जो उन्होंने 400 यूनिट के बाद तो पूरा पैसा देना है आपको। नहीं, मैं कह रहा हूँ सब्सिडी वाली बात ही छोड़ देते हम। सब्सिडी तो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी। और जैसे कि अरविंदर सिंह लवली बात कर रहे थे कि सब्सिडी देने के लिए आपको विधानसभा आना चाहिए था। शायद लवली जी को याद नहीं होगा कि शीला दीक्षित की सरकार ने भी सब्सिडी, एक तरफ दाम बढ़ाए थे, दूसरी तरफ सब्सिडी घोषित कर दी थी। चलिए राजबिहारी, इसी बात पर हम चलते हैं उमेश सहगल जी के पास। उमेश सहगल जी, आपने जरूर वो पूरे 18 पॉइंट पढ़े हैं, आपने बड़े सटीक विश्लेषण उनका किया था। आप ये बताइए कि क्या ये 18 मुद्दे पूरे कर पाएंगे? आज भी ये लोकायुक्त को जन लोकपाल बोलते हैं, जनता को गुमराह करने के लिए। नहीं, आज जो इनका भाषण था उसमें इन्होंने जन लोकपाल की बात नहीं की, इन्होंने लोकपाल एक्ट को स्ट्रेंथन करने की बात किया है, लोकायुक्त एक्ट को स्ट्रेंथन करने की बात किया। अगर वही करना चाहते हैं तो कम प्रॉब्लम होगी, मगर उसमें प्रॉब्लम उसमें भी होगी क्योंकि लोकायुक्त जो लोकपाल एक्ट भारत सरकार ने पास किया हुआ है उसके अगर मुताबिक इनकी अमेंडमेंट्स नहीं हुई तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि पहले प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है जहां भी कोई सेंट्रल एक्ट के साथ आपका दिल्ली असेंबली का एक्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहा होता है, तो नहीं तो वो असेंबली में पेश नहीं हो सकता। बाकी रहा आपका 50% बिजली करना, 3 क्वार्टर्स के लिए, 1 क्वार्टर के लिए उन्होंने मान लीजिए सब्सिडी दे दी। हालांकि एश्योरेंस ये नहीं थी, एश्योरेंस ये थी कि हम इनके टैरिफ कट करेंगे। तो टैरिफ कट करना दिल्ली प्रशासन के हाथ, दिल्ली सरकार के हाथ में नहीं है, वो उनकी दिल्ली रेगुलेटरी कमीशन के हाथ में है, तो आश्वासन एक्चुअली देना ही नहीं चाहिए था। तो अब सीएजी का ऑडिट हो जाएगा, सीएजी का ऑडिट हो जाएगा, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि थोड़ी सी सब्सिडी इनकी कम हो जाएगी। वो 50% हो जाए मुझे नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि इतनी गलती उनके अकाउंट्स में निकले कि वो दूने रेट उन्होंने लगाए हुए हैं, वो विश्वास करना उस चीज़ को मुश्किल है। और अगर पाई भी गई गलती तो आगे जाके फिर डीईआरसी के सामने वो फिगर जाएंगे और डीईआरसी उसको कितना रेट रखेगी वो डीईआरसी पे डिपेंड करता है। पानी का 700 लीटर का इन्होंने दे दिया, बट अश्योरेंस ये नहीं थी कि सिर्फ उनको देंगे जिनके मीटर चल रहे हैं। इसमें हालांकि ये क्लेम करते हैं कि आधे लोगों के मीटर ठीक चल रहे हैं, जबकि जो कैग रिपोर्ट है और जो पहले जीका की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक सिर्फ 1/3 मीटर या 40% मीटर ठीक चल रहे थे। तो उन 60% आदमियों जिनके मीटर नहीं ठीक चल रहे उनके मीटर ठीक करके चलाना, और बाकी जितने लोग हैं कोई 30-40% आबादी जिनके यहाँ मीटर है ही नहीं, उनको पानी पहुँचाना 5 साल का काम अगर 5 साल में ये कर लें तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानूंगा मैं। और मैं कहूँगा वो एक उपलब्धि इतनी बड़ी होगी कि इनको बाकी सारे 17 पॉइंट्स में हम इनको बुलाया जा सकता है। अब बाकी बहुत सारे और इनके पॉइंट्स हैं, जिस तरह हम इतने 500 स्कूल बनाएंगे, इतने अस्पताल बनाएंगे, इतना ये करेंगे, वो तभी संभव है अगर 2 चीज़ें उसमें आएंगी। एक तो धन की कमी, अब इतनी सब्सिडी अगर आप देते जाएंगे तो आपके बजट में पैसा नहीं रहेगा इस टाइप के नए प्रोजेक्ट लेने का। नंबर 2, उसके लिए लैंड चाहिए होती है और प्रॉपर लैंड यूज वाली लैंड चाहिए होती है। सिर्फ आपके पास ज़मीन है इसे आप नहीं बना सकते, उसके लिए डीडीए की कोऑपरेशन की बहुत ज़रूरत है। और डीडीए आप जहाँ स्कूल बनाना चाहते हैं, जहाँ स्कूल की कमी है, वहाँ पे उनके पास इतनी ज़मीन स्कूल के लिए होनी चाहिए जो आपको ये अलॉट कर सके, और आपके पास इतना पैसा होना चाहिए। हालांकि ज़्यादा पैसा नहीं लगता स्कूल के लिए। वही प्रॉब्लम अस्पताल में है। अस्पताल इस समय 2 अस्पताल दिल्ली सरकार के चल रहे हैं, दोनों बड़े हाई स्टैंडर्ड के हैं, एलएनजेपी भी है, जीबी पंत भी है, ये हाई स्टैंडर्ड के हैं। बहुत सारे इनके अस्पताल 100 बेडेड चल रहे हैं जिनको ये अपग्रेड कर सकते हैं, और कुछ 200 बेडेड का स्कीम पुरानी सरकार ने चलाई थी, उसको आगे बढ़ा सकते हैं, और कोई नई स्कीम हो सकती। तो ये अस्पताल वाला पॉइंट मैं कहता हूँ, ये अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी गवर्नेंस होगी तो वो इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूर किया जा सकता है, और मेरा ख्याल ये करेंगे भी सही, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने स्टार्ट किया है उससे लगता है कि वो एक एश्योरेंस फुलफिल हो जाएगी। बाकी सारी बहुत सारी जनरल एश्योरेंसेज हैं, इसमें मुझे याद नहीं आ रही हैं, बट जनरल से पॉइंट्स हैं, जिन्हें हमने बत्तियां हटा देंगे, वीआईपी कल्चर ख़त्म कर देंगे। अब वो उन्होंने ख़त्म कर ही दी, मतलब अपना एग्जाम्पल सेटअप करके मैं कहता हूँ वो पॉइंट इन्होंने सिद्ध कर दिया।
सरकारी कोठियों में नहीं गए। अब सरकारी कारों में ना जाना बहुत बड़ी गलती थी मेरे मुताबिक है। आफ्टर ऑल आपने कामकाज करना है, सबके पास अपनी गाड़ी नहीं है। स्कूटरों और बाइसिकल्स में आप हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं। हर जगह मेट्रो में जाएंगे तो हर आदमी के लिए न्यूसेंस होगी। डीटीसी बसों की इतनी रिलायबल नहीं है, तो सरकारी गाड़ी और ड्राइवर यूज करने में मेरे ख्याल कोई वीआईपी कल्चर नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। उसके ऊपर आपने वो हटा दी, लाइट हटा दी, तो वो बहुत सहगल साहब, सहगल थोड़ा रियलिस्टिक हो जाएंगे ये। सहगल साहब, आप कह रहे हैं कि तो नए ये स्कूल बना सकते हैं, हॉस्पिटल को भी अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन दिल्ली में पिछले कई साल से स्कूलों में टीचर नहीं है। कम से कम 12,000 टीचर सरकारी स्कूलों में चाहिए, 300 प्रिंसिपल नहीं है। सरकारी हॉस्पिटलों में 3,000 डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर छोड़िए, 300 स्पेशलिस्ट, मशीनें पड़ी हैं लेकिन स्पेशलिस्ट नहीं है उनके पास, यूज करने वाले नहीं है उनके पास में। तो कैसे इतनी जल्दी ये सब 3 महीने में कैसे किया जा सकता है? जो कांग्रेस सरकार पिछले 10-15 साल में टीचर नहीं रख पाई, जो डॉक्टर नहीं, कोई सिस्टम है ऐसा नहीं, कोशिश नहीं की उसने। क्योंकि डॉक्टर रखने आपको, स्पेशलिस्ट रखने आपको तो यूपीएससी जाइए आप, प्रिंसिपल रखने आपको तो डीएसएसएस भी जाइए आप। तो ऐसे कई जो केंद्र सरकार के जरिए जो काम होना है, क्या वो इतनी जल्दी केंद्र सरकार के काम जो कांग्रेस सरकार में नहीं हो पाए, जो बीजेपी जो एनडीए सरकार में नहीं हो पाए, क्या इतनी जल्दी अब आगे सरकार किसकी आएगी? बिल्कुल बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। इसका जवाब अमृता धवन से लूंगा। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा दीपक जी, एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा। बोलिए। जहां तक सबॉर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड का सवाल है, वो दिल्ली प्रशासन के अंडर है। अच्छी गवर्नेंस से उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है और वो जल्दी भर्तियां कर सकते हैं। यूपीएससी से भी ये चीजें अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन की जाए, इन्होंने जो 4 अफसर अभी रिसेंटली अपॉइंट किए हैं सब बहुत हाई कैलिबर के हैं, 2-4 और अफसर उसी हाई कैलिबर के कर दें तो ये नहीं है कि 2 साल ही लगे डॉक्टर्स को अपॉइंट करने में। ये प्रक्रिया 6 महीने 8 महीने में भी हो सकती है, थोड़ा परसू किया जाए उनके साथ। तनख्वाहें हमारी अच्छी हैं दिल्ली की, दिल्ली में डॉक्टर सर्व भी करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये मिल जाए। प्रॉब्लम नहीं है, जहां तक समस्या है वो तो बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अमृता धवन की सरकार 15 साल में नहीं कर पाई। क्यों अमृता? देखिए, बात 15 साल या 2 दिन की नहीं है। आप जब कोई अपना विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप जब जनता के बीच में जाके चुनाव लड़ते हैं तो आप उनको बताते हैं कि आप 5 साल में करेंगे। लेकिन समस्या क्या रही कि आम आदमी पार्टी ने जनता के बीच में जाके 5 साल की बात नहीं की। उन्होंने कहा हम आते ही कर देंगे, हम आते ही पानी दे देंगे सस्ता, हम आते ही बिजली कर देंगे 50% कम, उसका रेट कम कर देंगे, हम आते ही जन लोकपाल पास कर देंगे। अगर आपने इनका एफएम के अंदर जो कैंपेन चल रहा था वो सुना होगा तो उन्होंने कहा था कि 29 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में जन लोकपाल पास करेंगे। 29 दिसंबर भी निकल गई, जन लोकपाल भी पास नहीं हुआ। अमृता, उस वक्त आपकी पार्टी अमृता, उस वक्त आपकी पार्टी सोई पड़ी थी। जब 2 दिन के अंदर हम टोल फ्री नंबर देंगे जिसमें करप्ट ऑफिशियल्स के बारे में आप बोल सकते हैं। नहीं अमृता, जब 2 दिन हो गए, आज उस दिन को कम से कम 6 दिन होने वाले हैं। अमृता, जब क्यों सपोर्ट कर रही है? जब आपको ये सब पता है ये झूठा है तो क्यों सपोर्ट कर रही है? करप्शन के केसेस के बारे में बोलेंगे। अमृता, जब आपको पता है कि ये सब झूठ है, ये लोग कुछ नहीं करेंगे तो क्यों सपोर्ट कर रही है? ऊपर चुनाव का बोझ पड़े, दिल्ली की नहीं, बात झूठ की नहीं है। अच्छी सरकार मिल जाए ना जिसको दिल्ली की जनता चाहती है, उसको आप पूरा कीजिए। जनादेश तो कांग्रेस के खिलाफ था ना, आपने कांग्रेस के समर्थन से ही जनादेश चुनाव का समय आएगा, जब चुनाव का। अमृता, मुझे एक बात बताओ, क्या अभी आप जैसे कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो को सपोर्ट करके, जैसे आप अभी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल हमेशा एफएम पे बोलते रहते थे, पूरे दिन बोलते थे, सारे एफएम पे बोलते थे, झूठा प्रचार कर रहे। उस वक्त क्या कांग्रेस सोई हुई थी कि मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ और उन्होंने 29 दिसंबर को हम रामलीला मैदान में जन लोकपाल बिल पारित कर देंगे, हमारी सरकार बन रही है, तब कांग्रेस ने अटैक क्यों नहीं किया उनके ऊपर? तब तो कांग्रेस को लग रहा था कि ये बीजेपी का खेल खराब करेंगे। देखिए, कांग्रेस अमृता धवन की पार्टी ने तो उनको खड़ा किया, खूब कर रही थी, लेकिन जनता को अगर विकल्प देखना था, जनता ने अपना फैसला लिया और उसका हम लोग मान सम्मान करते हैं उस फैसले का। नहीं, जनता का फैसला तो ये है कि सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी है। पूरे मन से मत कीजिए अमृता धवन, जनता का फैसला ये है कि सबसे बढ़िया पार्टी बीजेपी है। बीजेपी को तो हम सांप्रदायिक ताकतों को कांग्रेस पार्टी कभी भी इस देश और किसी प्रदेश में आने नहीं देगी, जो इस देश को अभी 3 राज्यों में सरकार बना के चुकी है। कब हम धर्मनिरपेक्षता को हटाएं और हम इस देश का बंटवारा करें।
अमृता, अभी बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बना के चुकी है। दिल्ली में अभी 4-5 सीट से रह गई, नहीं तो यहाँ भी सरकार बन जाती। 4 सीट से रह गई, 4 सीट से। अभी 2014 बाकी है, अभी 2014 बाकी है, और मुझे लगता है कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर हम 3 राज्यों में हार गए, हम 12 राज्यों में जीते भी हैं, हमारे 12 मुख्यमंत्री भी है। सुधांशु, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ठीक है, देश की ठीक है। जनता का आप विश्वास आप कांग्रेस बहुत पार्टी अच्छी में बात नहीं कर रहे हैं। है। आप जरा आज बताइए दिल्ली में कौन भी कौन से राज्यों में आपके मुख्यमंत्री हैं? मिजोरम में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, बड़े राज्य बताइए आप। तमिलनाडु है नहीं, आप यूपी में है नहीं, आप कितने साल से नहीं है? बिहार में नहीं है, आप कितने साल से नहीं है? तमिलनाडु में आप 67 से नहीं है, यूपी में आप 89 से, कब से नहीं है? मध्य प्रदेश में आप कब से नहीं है? छत्तीसगढ़ में आप 2003 से नहीं। आप देखिए ना कब से नहीं है। संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है। हम घर नहीं बैठे हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा, बिल्कुल जारी रहेगा। ऐसे कई बड़े स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस मजबूत हुआ करती, कांग्रेस सफाया होगी वहां पे। जीत और हार तो लोकतंत्र का हिस्सा है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। जीत और हार लोकतंत्र वापस का। आएंगे हम लोग। अमृता, बहुत बढ़िया बात बोली आपने। हमारा आत्मबल है पूरा। बहुत बढ़िया बात बोली। मैं सुधांशु मित्तल जी के पास चलता हूं। सुधांशु मित्तल जी, आखिरकार क्यों सपोर्ट दिया है कांग्रेस ने, जो कह रही है कि 2 दिन की हेल्पलाइन कहां गई, जो कह रही है कि भाई इन्होंने कहा था कि आते से ही 50% कट कर देंगे, इन्होंने जन लोकपाल के बारे में झूठ बोला था। तो सवाल यह है कि ये तो यही मान के चल रहे थे ना कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट काट के ले जाएगी और कांग्रेस फिर से जीत जाएगी। खड़ा तो इन्होंने किया ना आम आदमी पार्टी को। लग रहा है सुधांशु जी तक हम पहुंच नहीं पा रहे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन अमृता, मैं फिर जानना चाहता हूं, खड़ा तो आपने किया ना आम आदमी पार्टी को। हम क्यों खड़ा करेंगे आम आदमी पार्टी को? हमने उनको समर्थन दिया है, उनके एजेंडे को समर्थन दिया है। लेकिन मैं फिर भी आपके माध्यम से दीपक जी एक बात कहना चाहती हूँ, लोगों को इस बारे में पता है। आज आप जमीन पर जाकर बात कीजिए तो जन जन ये कह रहा है कि हमें इस रियायत का कोई फायदा नहीं हुआ। हमें अभी वो रियायत मिलनी चाहिए जो उन्होंने वादा किया था। सब्सिडी का वादा नहीं किया था इन्होंने कहा था हम 50% रेट कम करेंगे। डीईआरसी ने 2011 में प्रपोज किया था कि आप रेट कम कर सकते हैं। आप उस डीईआरसी की रिपोर्ट को निकलवाइए, उसको एग्जामिन कीजिए और डीईआरसी से कहिए कि वो रेट के ऊपर डिस्कशन करे। लेकिन इस तरीके के किसी भी माध्यम को अपनाने की बजाय उन्होंने सीधा, बस क्योंकि वो चाहते थे कि वो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें कर दे जिससे लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाएं। लेकिन माफ कीजिएगा कि लोगों ने जो फैसला लिया था उस पर वो पुनर्विचार करने को भी तैयार है। जो दीपक जी का सवाल था ना, आएगा तो उसका भी अमृता, जो दीपक जी का सवाल था कि आप आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने खड़ा किया, बाबा रामदेव रामलीला मैदान में आमरण अनशन करते हैं, धरना देते हैं, तो उनकी तो लट से पिटाई कराती है कांग्रेस पार्टी। और अन्ना हजारे या कंदर्प केजरीवाल जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उनके यहाँ कांग्रेस के मंत्री जाते हैं कि हम शर्त माने तैयार हैं। तो कहीं आपको नहीं लगता ऐसा कि आप एक तरफ तो रामदेव रखते हैं? काटने के लिए ही अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को इन्होंने खड़ा किया था, क्योंकि ये बाबा रामदेव से डरे हुए थे। हकीकत तो ये है, अमृता को शायद नहीं पता होगा, लेकिन कांग्रेस की, वरना जंतर मंतर पे इतने लोग धरना देते हैं, 3-3 मंत्री मिलने जाते हैं क्या उनसे? आप ये बताइए ना, जंतर मंतर पे इतने धरने होते हैं, आप ये बताइए अमृता, क्या 3 मंत्री मिलने जाते हैं? देखिए, उस समय देश को एक बहुत बड़ा मुद्दा देश के सामने अन्ना जी ने लाकर खड़ा किया था। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अन्ना जी का एक ऐसा वर्चस्व है और एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम सभी नमन करते हैं। और मुझे नहीं लगता हम किसी व्यक्ति के ऊपर, एक मुद्दों के ऊपर हम लोग वहां पर गए थे और हमने मुद्दों के समर्थन के बारे में बात की थी, जिसका रिजल्ट यह है कि आज लोकपाल बिल देश को मिला है, आज कानून के रूप में वो लोगों को मिला है। तो कोई बात नहीं, संघर्ष के समय में अगर किसी के पास जाना भी पड़े और देश को कुछ अच्छा मिले तो उसमें बुरा क्या है? लोकपाल बिल के लिए किसको धन्यवाद देंगे, राहुल गांधी को या अरविंद केजरीवाल को? क्यों नौकरी छुड़वा रहे हैं इनको? राहुल गांधी कहना पड़ेगा। देखिए, अन्ना जी ने एक क्रांति पैदा करी, अन्ना जी ने लोगों को जागृत किया करप्शन के खिलाफ। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी शुरुआत में जब एनएसयूआई यूथ कांग्रेस की उन्होंने कमान संभाली थी, 2007 की बात कर रही हूँ, तो 2007 में उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया था इन संगठनों के अंदर कि कोई भी क्रिमिनल नहीं आ सकता, कोई भी करप्ट प्रैक्टिसेस वाला नहीं आ सकता है। तो इसकी शुरुआत हमने 2007 में की थी। और उससे भी पहले 2005 में सूचना का अधिकार देकर कोई भी सरकार ऐसे कानून कम ही लाती है जिसमें उनको भी कभी कभी फंसना पड़ सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा ओपन रही है, कानून लाने में कभी भी वो पीछे नहीं हटी है।
दाद देता हूं अमृता आपकी, बड़ा शानदार डिफेंस करती हैं, दाद देता हूं आपकी, क्या शब्दों के साथ खेलती हैं। लेकिन सुधांशु जी जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, क्या इस आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने नहीं खड़ा किया है बीजेपी का वोट काटने के लिए? इनको लगता है कि जो देश का मिडिल क्लास है, वो मिडिल क्लास जो है नरेंद्र मोदी के प्रति जो आकर्षण रखता है, उसका शायद जो है अरविंद केजरीवाल के प्रति आकर्षण हो जाए और वोट स्प्लिट हो जाए। इसीलिए आत्मसम्मान पर कुठाराघात होने के बावजूद वो समर्थन दे रहे हैं। लेकिन चलिए, कांग्रेस की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आज बात करनी जाए जरा आम आदमी पार्टी की। देखिए, चुनाव जो था 3 मुद्दों पे लड़ा गया था। भ्रष्टाचार को लेकर लड़ा गया था, महंगाई को लेकर लड़ा गया था और सुरक्षा को लेकर लड़ा गया था। तो पहले आइए भ्रष्टाचार पे। हम जन लोकपाल बिल लेके आएंगे जानते हुए कि दिल्ली की असेंबली जो है जन लोकपाल बिल अन्ना वाला पास नहीं कर सकती। क्यों? वो केंद्रीय बिल था जो कि सीबीआई से रिलेटेड था और जो केंद्र सरकार के जो अफसरशाही और मंत्रीगण है उनके रिलेटेड था। लेकिन जानबूझ के बार बार अन्ना का जन लोकपाल सत्य आज आपके सामने आ गया कि यहां तो लोक आयुक्त एक्ट नहीं हो सकता, जो कि ऑलरेडी 1955 से दिल्ली में लागू है। अब तो आप केवल उसको अमेंड कर सकते हैं या फिर आपको उसको जो है रिपील करना पड़ेगा और दूसरा एक्ट लेके आना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इस सारे फसाड को, इस सारे झूठ को, इस सारी नौटंकी को कोई जना खोल के सामने जनता के रखने को तैयार ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं कोई इनसे प्रश्न पूछ रहा कि भाई क्यों आपने कहा लोकपाल बिल, जब यहां तो लोक आयुक्त एक्ट नहीं हो सकता है। और 29 दिसंबर तक तो लेके आएंगे और आज तक उसका मसौदा क्या है ये किसी को नहीं पता। मैं पिछले 3 महीने से बार बार हर मंच पे इनसे पूछ रहा हूं कि भाई तुम्हारा लोक आयुक्त एक्ट जो है वो क्या होगा, ये तो बताओ ना। दिल्ली के अंदर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है यहां का विजिलेंस डिपार्टमेंट देखता है, दिल्ली पुलिस के अंडर में नहीं है और सीबीआई के अंडर में भी नहीं है। तो इसको जो एडमिनिस्टर कर रहा है वो तो दिल्ली सरकार कर रही है। अभी आपके लोक आयुक्त एक्ट के अंदर आप क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सुधांशु जी, दिल्ली सरकार से इसको हटा के आप लोक आयुक्त के नीचे देने वाले? जी बिल्कुल, मैं आपको माफ कीजिएगा, रोकूंगा महंगाई, क्योंकि आप सभी को रोकूंगा। आप हैरान होंगे कि महंगाई पे मैं आप सभी को रोकूंगा क्योंकि मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन। उनके साथ मैं बातचीत करूंगा। अगर आप चाहें तो उनको सुनने के लिए रुक सकते हैं, अगर आप चाहें तो मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता हूं। डॉक्टर हर्षवर्धन, आज आपने जो भाषण दिया